एक बात मेरे मन में आई, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मराठी लोग हैं, और मराठी होने से ज्यादा वो बीजेपी के लोग हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स है वो बीजेपी के, आरएसएस के लोग हैं। तो उनसे शिकायत ये रहती है कि ये सब भैया लोग वहां से, बीजेपी भैया लोग यूपी बिहार से आते हैं, हमारे यहाँ का रोजगार छीन लेते हैं, और हमारे यहाँ आके हमारी मराठी संस्कृति को तबाह कर देते हैं। छठ पूजा, मैं छठ पूजा के बारे में आपसे बात करूंगा कि ये जो बीजेपी के समर्थक जो रहे हैं, कार्यकर्ता है, समर्थक है, आरएसएस के कार्यकर्ता समर्थक है, वो उस छठ पूजा से नफरत करते हैं, क्योंकि वो बिहार का त्योहार हो गया। ये तो हिंदू त्योहार है, लेकिन उसे बिहार का त्योहार मान के उससे नफरत करते। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आप बिहारी लोगों से, जब वे महाराष्ट्र में आके काम करते तो इतनी नफरत करते, और आप बिहार में चुनाव में जाके बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ये बिहार राज्य सबसे प्यारा है। तो इसका तालमेल कैसे जुड़ाया जाए? दीदी, मैं तो इस बात को मानता ही नहीं कि एक तो संविधान ने ये इजाजत दी है कि आप कहीं भी जा सकते हो इंडिया में। आपको हक है कि आप आपका रोजगार कमाएं। यू हैव अ राइट टू लिव अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको अपने अपना रोजगार कमाने का आपको संविधान ने अधिकार दिया है, और जहां चाहे वहां कमाने का अधिकार, वो अधिकार दिया हुआ है। जब तक आप लेजिटिमेट तरीके से अपना रोजगार कमा रहे हो, कानूनी तरह से, तब तक उसमें किसी को आपत्ति होने की या हर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इस तरह से संस्कृति पर आक्रमण होता है कि बिहार के लोग महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र की संस्कृति पर हावी होना चाहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप अमेरिका में हो, इतने सारे इंडियंस अमेरिका में है, लाखों की तादाद में है, वहां वोटिंग भी करेंगे। तो क्या आपने अमेरिकन कल्चर को मतलब इन्फ्लुएंस कर दिया है इंडियन कल्चर से? नहीं होता है ऐसे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप मेरा तो मेरा तो अनुभव यह है कि कल्चर डिमिनिश नहीं होता, एनहांस हो जाता है। एग्जैक्टली वो एनरिच होता है। कल्चरल, हमेशा कल्चर में एनरिचमेंट आती है। तो लेकिन ये बीजेपी का जो एक कल्चरल नेशनलिज्म का एक बेवकूफी है एक्चुअली, कि वो कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर का पूरी इंडिया पर आक्रमण हो रहा है, और वो अगर हो रहा है तो वो कैसे उसका मुकाबला करेंगे? वो आर्चिज गैलरी में जाकर ग्रीटिंग कार्ड फाड़ देंगे, या उनके शीशे तोड़ देंगे उस दुकान में जाके, और कहेंगे कि इस तरह से हम उसको मतलब इसका जवाब हम देते हैं। इस तरह से नहीं होता है। कल्चरल एनरिचमेंट हमेशा होती रहती है, क्योंकि वो एक एसिमिलेशन होता है दो कल्चर्स का। तो बिहार के लोग अगर महाराष्ट्र में आकर उनके रिवाजों के हिसाब से अगर वो यहाँ पर पूजा करते हैं, तो उससे कोई महाराष्ट्र की कल्चर पर असर उसका नहीं होता है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इनसिक्योर करने के लिए हमेशा ये फैसिस्ट आइडियोलॉजी की जरूरत रही है कि हर चीज के लिए वो किसी ना किसी काल्पनिक शत्रु को दिखाए, एक इमेजिनरी एनिमी दिखाए कि ये क्यों गलत हो रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि बिहार के लोग रोजगार छीन रहे हैं। तो ये एक इमेजिनरी एनिमी दिखाने की जो फैसिस्ट आइडियोलॉजी है, उस तरह से ये महाराष्ट्र में और अन्य प्रांतों में प्रचार करते हैं। लेकिन बिहार में जाने के बाद बिहारियों को खुश करना है, इसलिए उनको कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे प्यारा प्रांत अगर कोई होगा, प्रदेश होगा, तो वो बिहार है। अब मैंने जैसे कहा कि जिस प्रदेश में विश्व का पहला विश्वविद्यापीठ था, वो लोग बहुत सुलझे हुए हैं। वाकई में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत सुलझे हुए हैं। वो इस दोगली नीति को समझेंगे, समझते हैं। देवेंद्र फडणवीस भले उनको खुश करने के लिए ये कर रहे हो, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि दे आर बटरिंग, ही इज बटरिंग, लेकिन इस तरह से वो बेवकूफ नहीं बनेंगे। वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं, पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं बिहार के मतदाता, और वो इसका बहुत कड़ा जवाब देंगे चुनाव में। आप आपसे और एक सवाल करना चाहता हूँ
कि वो है लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी, और चिराग पासवान अभी उस पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने एक अजीब तरीका निकाला चुनाव लड़ने का। वो कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी के साथ हूँ, और मुझे कोई अगर दिक्कत है तो अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है, और हमारा मुख्यमंत्री होगा एलजेपी का और बीजेपी का मिलके। लेकिन तो मुझे आपसे दो सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या एलजेपी इतना प्रतिभाशाली है कि उसका कोई असर इन चुनाव में होगा, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी की एक चाल हो सकती है, क्योंकि समझो अगर इलेक्शन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई, और उस वक्त जेडीयू की जो सीटें हैं वो कम हो गई, तो उस वक्त क्या बीजेपी एलजेपी के साथ जाएगी और जेडीयू को डिच कर देंगी? क्या ये हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा विस्तार में इस बात को कहूँगा कि ये जो चिराग पासवान है, जैसे आप मतलब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ, और रामविलास पासवान उनके जो पिता है, जो केंद्रीय मंत्री थे लोक जनशक्ति पार्टी के, तो रामविलास पासवान जी का देहांत होने के 3 या 4 दिन बाद चिराग पासवान ने ये बयान दिया कि मेरा अगर सीना आप फाड़ के देखोगे तो उसमें आपको मोदी जी की तस्वीर दिखेगी। मतलब उस दिन मेरे दिमाग में ये आया था कि रामविलास जी को की आत्मा को ऐसे लगता होगा कि किस चिराग को मैंने जन्म दे दिया। मेरे मृत्यु के, मेरे देहांत के बाद मेरा बेटा ये कह रहा है कि अपना सीना फाड़ के देखिए तो नरेंद्र मोदी उसमें दिखेंगे। मतलब वो ये नहीं कह सकते कि मेरे सीने में मेरे पिता है। इसके मतलब चिराग पासवान ये नहीं कह रहे कि मेरे सीने में मेरे पिता है, वो ये कह रहे कि मेरे सीने में नरेंद्र मोदी है। क्या क्या सोचा होगा रामविलास पासवान जी की आत्मा ने ये सुनने के बाद। और दूसरी जो पॉलिटिकल बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी ये कह रही है, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ है। अब बीजेपी का मैनिफेस्टो आज जो आया है, पहली बार इस किस्म का मैनिफेस्टो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया होगा कि उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है, उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। मतलब बीजेपी अपनी घोषणा पत्र में ये कह रही है कि बिहार के आने वाले मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के रामविलास पासवान होंगे। लेकिन लेकिन बीजेपी के दूसरे अलाय जो है लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, वो कहते हैं कि वो नहीं होंगे, उनको तो मैं उनके खिलाफ हूं, उनको हरा कर रहूंगा और एलजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ये कैसा है? तो ये सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि ये बीजेपी की ही चाल है शतरंज की, और बीजेपी ये चाहती है कि लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल यूनाइटेड को दुर्बल करे, उसको वीक करे, और ऐसी सूरत में लोक जनशक्ति पार्टी आगे आए, या तो 3 पार्टियों की सरकार बनेगी जिसमें बीजेपी नंबर 1 पार्टी होगी, नंबर 2 शायद जेडीयू होगी, नंबर 3 चिराग पासवान की पार्टी होगी। और ऐसा नहीं होता है, अगर एलजेपी नंबर 2 पे आती है और बीजेपी नंबर 1 पे रहती है, तो वो शायद जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार को पूरी तरह से दरकिनार भी कर सकती है। और ये भी अभी तक पूरे अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां ये देखा है कि किस तरह से शिवसेना को भी उन्होंने एक बार दरकिनार करने की बात की थी। तो सेम पैटर्न वहां पे भी हो सकता है। तो ये चाल तो है शायद भारतीय जनता पार्टी की, शायद अमित शाह ने चली हुई, लेकिन यही चाल शायद उनको पूरी तरह से परास्त भी कर सकती है, क्योंकि आज जनता दल यूनाइटेड उनके गठबंधन की सबसे शक्तिशाली पार्टी है, और उसको ही अगर आप वीक कर रहे हो तो इसका 100% खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा।